अनिरुद्ध आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं विवादों के बिग बॉस। उनके बारे में ये एनालिसिस आपको हिला के रख देगी। उन्होंने अपनी ये पूकी ब्रांडिंग कैसे करी, अरे पूकी वहाँ, और ये सब करके वो कितना पैसा कमा लेते। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? कोर्ट में उनके ऊपर केसेस क्यों चल रहे हैं, और जो आप आज देखोगे वो रूमर्स नहीं है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो कोर्ट कंप्लेंट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और फैक्चुअल नंबर्स हैं। ट्रस्ट मी, ही इज नॉट पूकी। जुलाई 2025 को अनिरुद्ध आचार्य, पूकी बाबा, लड़कियों और औरतों के कैरेक्टर पर एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जो पूरे देश में एक आउटरीच बन जाता है। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी। उनके शब्द थे, 25 साल तक अविवाहित लड़कियां 5 जगह मुंह मार चुकी होती है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। इस स्टेटमेंट के बाद सिर्फ सोशल मीडिया से रिएक्शन नहीं आता। मथुरा की CJN कोर्ट में 10 दिसंबर 2025 को एक लीगल कंप्लेंट फाइल होती है। एलिगेशंस क्लियर थे, महिलाओं की गरिमा को ठेस। कोर्ट ने इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया है और अगली हियरिंग इनकी 1 जनवरी को थी 2026 की। इसके ऊपर अनिरुद्ध आचार्य जो सफाई देते हैं वो ये कहते हैं, हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए कि वीडियो आधा टूटा फूटा था और गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। 10 साल में शादी कर देना चाहिए। ना मैंने ये नहीं बोला। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सच तो हमें पता है कि जो मन में आया बोल दो, जैसा सुना वैसा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज बाबाओं के पास तो एग्जिस्ट नहीं करती। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे पर्सन यहाँ तक पहुँचे कैसे। इनकी अर्ली लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में ही ये रहते थे और धीरे धीरे करके ये एक कथावाचक बन गए थे। सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। जब ये बाहर वृंदावन वगैरह घूम के आ गए थे। वो शादीशुदा है, उनकी वाइफ एक PhD है साइकोलॉजी में और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने अपने परिवार को हाईलाइट से दूर रखा है, जो अक्सर स्पिरिचुअल फिगर्स के बीच में दिखता ही है। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक्सपेंशन होने लगा, उनके प्रवचन रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया में जाने लगे और सच कभी नहीं बदलता, झूठ हमेशा बदलता है। और क्लिप्स यहाँ वहाँ सर्कुलेट होने लगी और ये एक लोकल कथावाचक से एक नेशनल प्रेजेंस पा लेते हैं। ये कोई अचानक से नहीं हुआ है, इसमें काफी टाइम लगा है, काफी मेहनत लगी और काफी समय बाद ये सब चीज सक्सेसफुल हुई थी। जब शुरुआत में इनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, तो लोगों ने इनकी बातें सुन के साफ साफ एक चीज कहना शुरू कर दिया था कि ये बाबा अनपढ़ है, देसी है, गांव का कथावाचक है, कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा। लैंग्वेज रॉ थी, प्रेजेंटेशन सिंपल थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसपे लोग ध्यान दें। और इसी वजह से इनकी एक समय पे पहचान काफी लिमिटेड थी। और जैसे जैसे मीम कल्चर ने इनको अपने पास बुलाना शुरू किया और इनको पता चला कि इनके जोक्स धीरे धीरे करके वायरल हो रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा, चौथा, 5वां। उसके बाद से अनिरुद्ध आचार्य ने जोक्स वगैरह को काफी नॉर्मल बना लिया और अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए अलग अलग जोक्स वो मारते ही रहते हैं हमेशा। अब उनके प्रवचन पूरे नहीं दिखाए जाते, सिर्फ सिलेक्टेड लाइंस, क्यूट रिएक्शंस और इमोशनल पंचेस। धीरे धीरे करके ये कथावाचक कंटेंट बन गया और मीम कल्चर ने इन्हें पूकी बाबा कह दिया। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूकी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। अब क्योंकि इस वाली इमेज को इतना ज्यादा सेलिब्रेशन मिल रहा था पुरानी वाली इमेज के मुकाबले, तो इसकी वजह से इनका क्राउड धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, इवेंट्स भरने लगे और वेन्यूज छोटे पड़ने लगे। क्योंकि इनके लिए भक्ति अब घर तक सीमित नहीं थी, अब वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से कंट्रोल की जा रही थी। इसी दौरान कुछ समय पहले एक और इनका स्टेटमेंट सामने आता है, जहाँ पे ये कहते हैं कि लड़कियों की शादी 14 साल तक तो करा ही देनी चाहिए। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिया गया ज्ञान उन्हें महंगा पड़ गया है। और इस पर भी 2 महिला वकीलों ने कंप्लेंट फाइल की। अभी तक कोई भी कन्विक्शन नहीं है, पर मल्टीपल लीगल कंप्लेंट्स पेंडिंग। अगर आपके पास पावर है तो देश का कोई भी सिस्टम आपके लिए धीमा या तेज हो सकता है। फिर इसी बीच एक और वीडियो वायरल होती है इनके पिता राम नरेश तिवारी की। वीडियो में आश्रम में अब्यूज और जमीन हड़पने के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अमृताचार हमारी जमीन वो हड़प लिया है। लेकिन बाद में इनके पिता खुद कहते हैं कि ये वीडियो पुराना था, AI से इस पे छेड़खानी की गई थी। मेरा पुराना एक वीडियो
निकाल करके गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं लोग। पुलिस को इस बारे में एक रिटर्न कंप्लेंट दी जाती है और आश्रम बोलता है कि ये सिर्फ आश्रम की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आपके पास पावर हो तो आप डैमेज कंट्रोल भी बहुत फास्ट कर सकते हो। आपको लगता होगा कि ये बड़ी बड़ी रिलीजियस गैदरिंग काफी स्पॉन्टेनियस होती है, पर जो आपको स्टेज पर और रील्स पर दिख रहा है वो सिर्फ फाइनल आउटपुट होता है। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक एंट्रीज रैंडम नहीं होती, स्लिप्स होती हैं। कौन अंदर जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा, कैमरा कहाँ जाएगा, ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है। इवन कई इवेंट में प्री रजिस्ट्रेशन भी होता है जहाँ नाम, नंबर, एक्सेस सब पहले से मैनेज्ड होता है। क्राउड का मूवमेंट भी नेचुरल नहीं होता है। ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है कि कौन स्टेज के पास बैठेगा, कौन दूर बैठेगा, क्या होगा, सब कुछ। इवन मीडिया का एक्सेस कि कौन शूट करेगा, कौन नहीं करेगा और कौन कहाँ शूट करेगा, ये सब कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की तरह प्लान किया जाता है टीम के द्वारा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये पूरा एक मॉडल है जो किसी इवेंट में, किसी कॉन्सर्ट में या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी के गैदरिंग्स में यूज होता है। बस यहाँ पे टैग लगा होता है भक्ति का। और अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट पर। अनिरुद्ध आचार्य सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, वो एक फुल स्केल रिलीजियस इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये नंबर्स पे बेस्ड रियलिटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन की कथा के वो 1 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मतलब 7 दिन की कथा के आराम से 10 से 20 लाख रुपए। सिर्फ रिपोर्ट्स ऐसा कहती है मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मंथली इनकम 45 लाख रुपए से ज्यादा है, नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ये फिगर्स किसी क्रिटिक के नहीं है, ये फिगर्स सिर्फ उस मीडिया हाउस के हैं जो उनको ही प्रमोट कर रहा है। लेकिन डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि जो पैसा हमें दिख रहा है ये तो डायरेक्ट फीस है। जो इनका आश्रम है वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम, उसके अंदर अन्नदान, गौशाला, वृद्ध आश्रम और गुरुकुल जैसी चीजें चलती हैं। ये एक पूरा का पूरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। और ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि इनको टैक्स एक्सेम्पशन मिला हुआ है, कि इनको कोई टैक्स नहीं देना है और किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट कहीं भी फाइल नहीं करनी है कि भाई हमने कितने पैसे कमाए हैं। दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू ऑपरेट अ भक्ति बिजनेस। ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल्स हमेशा से एक्टिव है और लोग यहाँ जाके डोनेट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और सब कुछ इनसे जुड़ा हुआ है। वो सब भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो दे देते होंगे, मुझे नहीं पता। बट सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब कुछ लीगल है। ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितना पैसा आता है, लेकिन ये कहना भी एकदम गलत है कि पैसा छोटा है। ऐसे स्केल के रिलीजियस इकोसिस्टम की वैल्यू कंप्लीटली अगर देखी जाए तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से भी ज्यादा की होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट इस चीज के कंप्लीट प्रूफ्स नहीं देता है, पर अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 500 करोड़ या 1000 करोड़ इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा बिलीफ के नाम पे फ्लो कर रहा है। ये एक्सपोज कोई इलीगल चीज का एक्सपोज नहीं है, पर ये अनचेक्ड पावर का एक्सपोज है। बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो और जीरो क्वेश्चंस हो तो फिर सिस्टम बहुत खतरनाक हो जाता है। और इनकी पर्सनल लग्जरीज को देख के ये सब क्लियर हो जाता है। मैंने आपको बोला था, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास एक टेस्ला मॉडल Y है जो 60 लाख रुपए से भी ज्यादा की है शायद। एक वोल्वो XC90 है जिसकी वैल्यू करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। हाई एंड SUVs और प्रीमियम व्हीकल्स तो आप देखते ही रहते हैं इनके पास। परमानेंट आश्रम इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे वॉलंटियर्स फ्री में और फुल टाइम एक प्रोफेशनल और बहुत बड़ी मीडिया टीम भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज बच जाती है और वो है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया। आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब इनका कोई प्रवचन वायरल होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया सामने आ जाती है। 99% भौजाई ननद की बनती नहीं है और उस चीज को इतना सारा कवरेज देती है। लेकिन जब वही कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जर्नलिज्म में एक रूल होता है कि साइलेंस भी एक डेटा पॉइंट है और यही साइलेंस पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहा है इंडिया में। ऐसी पावर्स को वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बाबा की कहानी नहीं है, ये एक टेम्पलेट है। क्राउड, मनी, साइलेंस, अनटचेबिलिटी हमेशा देखने मिलेगी। आप बागेश्वर धाम के ऊपर भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, रामदेव बाबा के ऊपर भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, इवन आशाराम, राम रहीम, काफी सारे लोग हैं। नाम बदलते जाते हैं बस सिस्टम वही रहता है। ये सब देखते हुए भी भक्त पीछे नहीं हटते। अपनी पहचान, अपना सच, अपनी जिंदगी, इन सारी चीजों को वो किसी बाबा से जोड़ लेते हैं। तो उस बाबा पे सवाल उठाना खुद पर सवाल उठाना भी होता है, इसलिए लोग डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भक्ति करना छोड़ दो, इट इज अ वेरी
इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो। लेकिन दिमाग चालू रखो, जैसे आपके विश्वास को बहुत सारे आदर की जरूरत है, वैसे ही ऐसे पावरफुल लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके और लोगों तक पहुंचने में। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल के वीडियोस बनाता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, क्रू दर्शन को भी सब्सक्राइब करें। हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।